बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सेकेंड ईयर का हमारा लेक्चर नंबर 36 है। लास्ट लेक्चर में 2.1 जो है वो हमने कंप्लीट की थी, हर एंगल से हर पार्ट उसका हो चुका था। अब क्वेश्चन जो 2.2 है इसको स्टार्ट करते हैं। 2.2 के अंदर एक ही क्वेश्चन है और इसके 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स में से 3 ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें पावर नॉन नेचुरल है और 2 ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें पावर नेचुरल है। तो जो इसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्यूब है और सेकेंड पार्ट में पावर 5 है। तो क्यूब और 5 में से मैंने ये 5 वाला अटैम्प्ट किया है। और क्वेश्चन की वर्डिंग अगर पढ़ें तो आपको जो चीज़ हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं वो नज़र आएगी। उसने कहा है फाइंड फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है ये वही बाय डेफिनेशन मेथड को हम कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं या इसको बाय डेफिनेशन भी कहते हैं। क्या फाइंड करना है? द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। और किस तरह करना है? विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। जो उनके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ होगा उसकी रिस्पेक्ट से करना है। आपको याद होगा 2.1 जब हमने की थी तो 2.1 का हर क्वेश्चन जो था वो x का फंक्शन था। तो हमने उन सारों को फिर x की रिस्पेक्ट से यानी dy/dx किया था। यहाँ कुछ फंक्शन x वाले मिलेंगे, कुछ t वाले, कुछ z वाले। तो t वालों को t की रिस्पेक्ट से, z वालों को z की रिस्पेक्ट से और x वालों को x की रिस्पेक्ट से करेंगे। अब ये पहली जो एक्सप्रेशन हमें दी हुई थी इसके अंदर 2x + 3 है। तो जो भी एक्सप्रेशन होगी, जो भी x का आपको फंक्शन मिलेगा वो y के इक्वल रख लेना आपने। सबसे पहले हमने y के इक्वल रखा इसको। अब यहाँ से बात शुरू करते हैं। वही जो फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन की स्टेप्स हैं 4 वही हमने परफॉर्म करने। तो क्यूब वाला इसका पहला पार्ट था वो मैंने आप पे छोड़ा है। क्यूब का फार्मूला इजी है, वो आप खुद कर सकते हैं। 5 पावर वाला मैं करवा रहा हूँ। जो मेथड में 5 पावर के लिए लगा रहा हूँ वही आपने क्यूब के लिए लगाना है। एक हम कोशिश करेंगे कि पार्ट कर लिया जाए नेचुरल पावर वाला और एक हम कर लेंगे नॉन नेचुरल वाला, यानी एक बायनॉमियल थ्योरम वाला और एक बायनॉमियल सीरीज़ वाला। ये एक्सरसाइज भी बिल्कुल 2.1 की तरह की ही है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं मिलेगी आपको। तो देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? y में ऐड करते हैं हम डेल्टा y और जहाँ जहाँ x लिखा हो उसमें ऐड करते हैं डेल्टा x। तो ये आपके पास बनेगा, देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट में 2 के साथ आपने जब x था उसकी जगह क्या कर देना है? x + डेल्टा x। फिर हम डेल्टा y इधर ही छोड़ देते हैं। इस 2 को मल्टीप्लाई करें 2x + 2 डेल्टा x + 3 माइनस y यहाँ ला के माइनस करें। फिर ये जो 2x + 3 है इसको एक तरफ कर लिया जाए। अब y की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 2x + 3 पावर 5। तो यही होता है। हम सबसे पहले y में डेल्टा y ऐड करते हैं, x में डेल्टा x ऐड करते हैं, फिर हम डेल्टा y जो है उसको एक तरफ करते हैं, y इधर शिफ्ट करते हैं, y की जगह y की वैल्यू प्लेस करते हैं। यहाँ फिर हम डिसाइड करते हैं कि बाइनॉमियल थ्योरम लगाया जाए या बाइनॉमियल सीरीज़ लगाई जाए। तो अगर इसकी पावर 5 है, नॉन नेचुरल पावर है, तो बाइनॉमियल थ्योरम लग सकता है, तो हम थ्योरम लगाएंगे। और ये फिर उसमें चूँकि 3 टर्म्स थी तो इसको और इसको अलग अलग कर दिया। ये उसमें कहलाएगा a बाइनॉमियल थ्योरम और ये क्या कहलाएगा b। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रेफरेंस का, यूजिंग बाइनॉमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनॉमियल थ्योरम क्या आएगा आपके पास? बाइनॉमियल थ्योरम होता है a + b पावर n। तो ये बनेगा nc0 a पावर n b पावर 0 nc1 a पावर n-1 b पावर 1। फिर क्या होता है? nc2 a पावर n-2 b पावर 2। और ये प्रोसेस करते करते जब एंड होता है तो nCn a पावर 0 जाती है और b पावर क्या जाता है? n। इस पे ये आके ख़त्म होता है। अब देखिए ये a है सारा, चूँकि 3 टर्म से 2 टर्म्स बनाएंगे, ये a हो गया, ये b हो गया और ये पावर n। कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं कि मैंने 2x के साथ 2 डेल्टा x क्यों नहीं मिलाया, 3 क्यों मिलाया मैंने। तो उनके लिए बता दूं कि 2x के साथ 3 मिलाने की 2 रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि हम ये क्वेश्चन वाला जो स्ट्रक्चर है वो बनाना चाह रहे होते हैं, और दूसरी रीज़न हमारे पास ये है कि जब हम थ्योरम लगाते हैं तो कोशिश कर रहे होते हैं कि जो इसका सेकंड नंबर है, जो डेल्टा x इसको हम कहते हैं, ये ऐसा नंबर होना चाहिए कि जो -1 और 1 के इन बिटवीन हो। तो ऑल दो थ्योरम में ये कंपल्सरी कंडीशन नहीं होती। तो आप यही समझ लें, आपके लिए बेहतर ये है कि जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है वो बनाने के लिए हमने 2x के साथ 3 मिला दिया। आगे चलते हैं जी। अब a b और ये n हो गया।
अब जब अप्लाई होगा तो क्या होगा देखें, सो डेल्टा वाई हो जाएगा। यहाँ देखें क्या होना है, NC 0 होगा, 5C 0, फिर क्या होना है a पावर n, a क्या है यहाँ पे 2x प्लस 3, इसकी पावर क्या हो जाएगी n, और b हमारे पास है 2 डेल्टा x, इसकी पावर क्या हो जाएगी 0। फिर NC 1 करें तो 5C1 2x प्लस 3 पावर 4 और 2 डेल्टा x पावर, इसकी पावर एक कम होती जा रही है और इसकी पावर एक एक बढ़ती जा रही है आगे। फिर और मैंने कहा था 3 टर्म्स कम अज़ कम लिखनी होती हैं, 5C1 और थर्ड टर्म क्या होगी 5C2। फिर a की पावर कम होते होते एक और कम करें तो 3 हो जाएगी, 2 डेल्टा x की पावर एक बढ़ाएं तो कितनी हो जाएगी 2। फिर अप टू सो ऑन, 3 डॉट्स का मतलब सो ऑन है। आगे जब हम पहुँचेंगे, ये जो लास्ट टर्म है, यानी ये 3 डॉट्स लगा के हमने कहा ये आगे चल रहा है कंटिन्यूशन में, अब ये आ जाएगा आखिरी टर्म होगी 5C5, फिर 2x प्लस 3 की पावर क्या हो जाएगी 0, बल्कि थोड़ा और पीछे लिखते हैं जो कि एक टर्म और लिखनी है, तो अब टू सो ऑन करके यहाँ से मैं लिखता हूँ, यहाँ जगह नहीं थी तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस करके मैं कहता हूँ क्या होगा, आखिरी टर्म क्या आएगी NCN यानी 5C5, और फिर a जो है 2x प्लस 3 इसकी पावर 0 हो जाएगी, और b जो था 2 डेल्टा x इसकी पावर 5 हो जाएगी। यहाँ तक थ्योरम अप्लाई हो गया, और आखिर में ये टर्म भी लिखी हुई थी -2x प्लस 3 पावर 5, ये लिख लेते हैं। आप सिंप्लीफाई करते हैं, आपको लास्ट जो 2 लेक्चर्स थे चैप्टर 2 के, उसमें मैंने बताया था कि कम्बिनेशंस के कुछ रिजल्ट्स हमने यूज़ करे थे और सारे बड़े ऑब्वियस होते हैं। 5C0 भी 1 होता है, 2 डेल्टा x पावर 0 भी 1 होता है, ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, सिर्फ पीछे क्या बचेगा 2x प्लस 3 पावर 5। फिर 5C1 5 होता है, ये 5 हो जाएगा, 5C1 5 होगा और ये 2 है, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, ये कांस्टेंट हो गया। फिर 2x प्लस 3 की पावर कितनी है 4, और साथ क्या लिखा हुआ है, चूँकि डेल्टा x बच गया है 2 हम यहाँ मिला चुके हैं। 5C2 जो होता है, ये अगर आप देखें तो ये 5 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 2 यानी 10 के बराबर होता है। तो ये अगर 10 के बराबर होगा तो ये 2 पावर 2 देखें 4 है, ये वाला 2 पावर 2 4 और ये 10 4 40, ये हो जाएगा 40, और 2x प्लस 3 की पावर कितनी रह जाएगी आपके पास 3, और डेल्टा x जो है इसका आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। तो ये करते करते एंड में आए, देखें 2x प्लस 3 पावर 0 1 हो जाएगा, 5C5 भी 1 होता है, ये भी 1 ये भी 1, सिर्फ ये 2 पावर 5 बचेगा। तो 2 पावर 5 कितना होता है 32, और डेल्टा x पावर 5, और माइनस के बाद ये 2x प्लस 3 पावर 5 ये लिखा हुआ है। अब ये 2x प्लस 3 पावर 5 और ये 2x प्लस 3 पावर 5 क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो बाकी देखें जितनी भी टर्म्स हमारे पास लिखी हुई हैं, इन सारों के अंदर अब आपको डेल्टा x कॉमन मिल रहा है, और कम से कम कितनी बार कॉमन है 1। तो हम लिखते हैं टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन डेल्टा x, तो डेल्टा y इज़ इक्वल टू क्या बन गया, ये कॉमन लेंगे, यहाँ देखें जब ये कॉमन आ चुका है तो ये बचेगा 10 इंटू 2x प्लस 3 पावर 4, ये कॉमन ले लें तो 40 इंटू यहाँ से एक पावर बचेगी, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। एंड में देखें डेल्टा x पावर 5 है, तो ये अल्टीमेटली डेल्टा x पावर क्या हो जाएगी 4, जब हम कॉमन ले लेंगे। डेल्टा कॉमन आना इस बात की गारंटी होती है कि ये स्टेप हमारा कंप्लीट है। आप जानते हैं किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन में डेल्टा x कॉमन आएगा तब ये स्टेप 2 कंप्लीट होगा। अब स्टेप 3 की तरफ आते हैं। स्टेप 3 क्या होता है, डेल्टा से डिवाइड करना। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। सो ये हो जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x। इधर देखें क्या होना है, टेन इंटू 2x प्लस 3 पावर 4, 2x प्लस 3 पावर 3, ये लें जी। ये दोनों क्या हो गए कैंसिल होने का मतलब ये स्टेप भी कंप्लीट है। और इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप जो है वो है अप्लाइंग लिमिट।
और लिमिट क्या अप्लाई करनी होती है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो लेफ़्ट साइड पे अप्लाई करें लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और राइट पे करें तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 10 इंटू 2x प्लस 3 पावर 4 40 इंटू 2x प्लस 3 पावर 3, और ये प्रोसेस अप टू सो ऑन कहाँ तक है, 32 डेल्टा एक्स पावर 4। अब आप ज़रा एक चीज़ ऑब्ज़र्व करें कि सिर्फ इस टर्म को छोड़ के बाकी सब टर्म्स में डेल्टा नज़र आ रहा है। इससे ऑनवर्ड जितने डेल्टा टर्म्स हैं वो सारी डेल्टा 0 पुट करने से क्या हो जाएंगी, 0। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा मैं यहाँ लिखता हूँ, ये वर्डिंग हम रेज़ करते हैं क्योंकि आपने पहले लिख ली होगी ये वर्डिंग। तो लास्ट स्टेप क्या बनेगा, राइट साइड पे आप जानते हैं, लेफ़्ट साइड पे सॉरी, कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स 0 पुट करने से डी वाई बाई डी एक्स बन जाता है। और राइट साइड पे क्या होगा, ये आप 0 पुट करेंगे, ये 0 अप टू सो ऑन सारे 0। सिर्फ ये शुरू वाली टर्म आपके सामने आएगी, वो कौन सी है, 10 इंटू 2x प्लस 3 पावर 4। सो दैट इज़ दी फाइनल आंसर। ये डेरिवेटिव का हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा ये एक जो क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। पहले पार्ट में क्यूब है, 5 पावर वाला अगर हो गया तो क्यूब वाला भी आप आसानी से कर सकते हैं। क्यूब वाले में एक अच्छी बात यह है कि आप बाइनोमियल थ्योरम ना भी यूज़ करें, क्यूब का वैसे फार्मूला ओपन कर दीजिएगा। तो a प्लस बी क्यूब का हो, a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला सब लोग जानते होते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, वो आप कर सकते हैं। अब इसका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट अगर आप बुक में देखें तो वो ऐसे हैं जिनमें पावर नॉन नेचुरल है, नेगेटिव पावर होगी या फ्रैक्शन में होगी, तो उसको फिर हम बाइनोमियल सीरीज से करेंगे। तो उनमें से भी एक पार्ट में सेलेक्ट करता हूँ आप लोगों के लिए, फिर उसको भी हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं उसको हम। अच्छा जी, ये अब फिफ्थ पार्ट है इसका, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से मैंने ये सिलेक्ट किए क्योंकि ये सारे ऐसे हैं जिसमें जब हम इसको एक्सप्रेशन को ऊपर लेके जाते हैं तो पावर नॉन नेचुरल बनती है। नॉन नेचुरल पावर के लिए हम बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करते हैं, और यहाँ जो फंक्शन यूज़ हो रहा है वो z का फंक्शन है। जो इससे पिछले 1-2 पार्ट्स हैं उसमें देखें, उसमें एक t का फंक्शन भी होगा। तो t वाला चूँकि उसमें t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो t की रिस्पेक्ट से होगा, पिछला वाला जो हमने किया वो x की रिस्पेक्ट से था। ये चूँकि इसमें z है तो हमें कहा गया था कि जो इनके रिस्पेक्टिव वेरिएबल हैं, अगर आप क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ें, जो रिस्पेक्टिव वेरिएबल हैं उनकी रिस्पेक्ट से आपने करना, जो जिस पार्ट में यूज़ हो रहा है। अगर यहाँ z यूज़ हो रहा है तो ये z का फंक्शन है। a और b याद रखा करें, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, ABC वगैरह हों या GFC वगैरह हों या K हों या LMN वगैरह, ये आपके कोर्स में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं। वेरिएबल सिर्फ x, y और z या इस तरह के जो मेंशन किए जाएंगे वो वेरिएबल होंगे सिर्फ। तो मैंने इसको y के इक्वल रखा, क्योंकि जितने भी फंक्शन आपके कोर्स में दिए हुए हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, उनको हम y के इक्वल रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। सबसे पहला स्टेप बाय डेफिनेशन का क्या होता है, y में क्या ऐड करना आपने, डेल्टा y, और x में आप ऐड करते थे डेल्टा x, लेकिन यहाँ z है तो z में ऐड करेंगे z प्लस डेल्टा z। ये ले जी। फिर यहाँ से आपने क्या करना होता है, डेल्टा y आप एक तरफ करते हैं और y इस तरफ ले आते हैं, साथ साथ इसको भी आप सिंप्लीफाई करते हैं। a इंटू जेड करें तो क्या होगा, az प्लस a डेल्टा z माइनस b। फिर y यहाँ ला के क्या करते हैं आप, माइनस। और फिर इसको देखें, आप लोगों ने ऐसा अरेंजमेंट बनाना है, ये 3 टर्म्स हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल से बनाना है बाइनोमियल। तो क्वेश्चन वाली शेप अगर बनानी है तो फिर az के साथ आपको मिलाना पड़ेगा b, और इसकी 2 रीज़न मैंने बताई हैं। बाइनोमियल सीरीज़ के लिए ज़रूरी होता है कि जो सेकंड टर्म हो ये वाली, ये ऐसी हो जो इन बिटवीन -1 और 1 हो। तो डेल्टा सेकंड प्लेस पे इसलिए हम लेके आते हैं कि डेल्टा 0 को अप्रोच करते हैं, डेल्टा z या डेल्टा x। तो 0 को जो नंबर अप्रोच करेगा डेफिनेटली वो -1 और 1 के दरमियान में होगा। और एक रीज़न ये भी है कि हम क्वेश्चन की शेप बनाना चाह रहे होते हैं, तो ये भी हम साथ लिखते हैं। y की जगह उसकी वैल्यू प्लेस करें, az माइनस b पावर -7। लें जी, अब अगर ये थ्योरम होता, पावर नेचुरल होती, हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते, उसके लिए फ़र्स्ट टर्म का 1 होना ज़रूरी नहीं था। लेकिन ये बाइनोमियल सीरीज़ है, क्योंकि नेगेटिव पावर है इसकी, नॉन नेचुरल है, तो सीरीज़ के लिए फ़र्स्ट टर्म का 1 होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट टर्म को 1 बनाने के लिए हम az माइनस b को कॉमन लेंगे। जब कॉमन आएगा तो ये अपनी पावर लेके आएगा, यहाँ बच जाएगा 1
और यहाँ 1 बनने के बाद यहाँ पे जहाँ नहीं होता वहाँ हम समझते हैं कि यहाँ हम इसको कर देंगे डिवाइड। ये कर दिया इसको हमने डिवाइड। लें जी, आप फर्स्ट में 1 बन चुके। फर्दर ये भी दोनों में कॉमन है, इसको भी कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा AZ माइनस बी पावर माइनस 7, ये कॉमन ले लेते हैं। यहाँ लगा दें ब्रैकेट और उसके अंदर जो है वो 1 प्लस A डेल्टा Z ओवर AZ माइनस B, इसकी पावर क्या आपके पास -7। ये जो कि कॉमन है वो तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 और ब्रैकेट जो है वो क्लोज़ कर लेते हैं। ले जी, यहाँ तक हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम लिखते हैं यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़। बाइनोमियल सीरीज़ का रेफरेंस कोड कर दें तो मैं लिखता हूँ यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़ बाइनोमियल सीरीज़ से आप फेमिलियर हैं, कई दफ़ा यूज़ हो चुकी है इससे पहले भी, तो उसी का रेफरेंस कोड करने लगे हम यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़। आज क्या होती थी 1 प्लस एक्स पावर n अगर हो तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर, और 1 2 3 टर्म्स के बाद जनरलाइज करके हम इसको कहते हैं अप टू इन्फिनिटी है। तो 3 टर्म्स ही में चाहिए होती हैं सिर्फ। ये 1 है, ये x है और ये n है, तो n यहाँ -7 हो गया। अब इसको जब अप्लाई करेंगे देखें क्या बनेगा। सो डेल्टा y बिकम्स, बाहर क्या लिखा हुआ जी AZ माइनस बी पावर -7, ब्रैकेट के अंदर अप्लाई हो रहा है देखें 1 प्लस ये n हो गया और x की जगह लिखा हुआ है A डेल्टा Z ओवर AZ माइनस बी, और पावर कितनी है 1 प्लस ANX हो गया और प्लस फिर क्या आएगा n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और जो x था वो ये था A डेल्टा Z ओवर AZ माइनस बी, इसका हो जाएगा स्क्वायर। और ये प्रोसेस कंटिन्यू है अप टू इन्फिनिटी। और आगे देखें एक -1 लिखा हुआ है, ये वाला -1, और आपने 2.1 पढ़ी है, उसमें जितने क्वेश्चन सीरीज़ वाले आपने किए आपने देखा था कि हमेशा ये 1 कैंसिल होता था। यहाँ भी ये 1 कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये 1 ऐसा है जो डेल्टा को कंटेन नहीं करता। इन दोनों 1 के कैंसिल होने के बाद हर टर्म के अंदर देखिए आपको डेल्टा निकल नज़र आएगा, और कम से कम आपको 1 पावर मिलेगी कॉमन। तो अब डेल्टा कॉमन आ सकता है। डेल्टा कॉमन आना ये गारंटी होती है कि ये वाला स्टेप आपका कंप्लीट है। टेकिंग कॉमन डेल्टा Z, तो डेल्टा y लेफ्ट पे था, यहाँ क्या आ जाएगा डेल्टा Z लेकिन कॉमन लिया तो यहाँ -7 डेल्टा x तो कॉमन आ चुका है, -7 A ओवर AZ माइनस बी आ गया। फिर ये क्या बनेगा 7 1 8 8 7 56, 56/2 करें तो कितना आ जाएगा 28, और ये देखें A का स्क्वायर हो जाएगा, डेल्टा चूँकि एक कॉमन आ चुका है, एक डेल्टा बच जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो AZ माइनस बी। फिर मैंने आपको ये बात भी बताई हुई है कि बेशक जो डेल्टा Z है या डेल्टा x के साथ और भी कुछ कॉमन आए, आपने और कोई चीज़ कॉमन नहीं लेनी, उससे हमारा कंसर्न ही नहीं है। नज़र आ रहा था हमें AZ माइनस बी कॉमन है, -7 कॉमन है, A कॉमन है, लेकिन हम सिर्फ क्या कॉमन लेंगे डेल्टा x या डेल्टा Z जो इंडिपेंडेंट होगा उस वक्त। तो हमें सिर्फ वही कॉमन लेना, बाकी हमें किसी से कोई कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि बाकियों से अगर कंसर्न नहीं है तो हम क्यों अपनी कैलकुलेशन को मुश्किल बनाएं। सिर्फ डेल्टा Z हमने कॉमन लिया, बाकी इसी तरह अप टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है। 3 डॉट्स का मतलब मैंने बताया ये अप टू इन्फिनिटी शो करना होता है, इसको मैथमेटिक्स का रूल है। आप जब कॉमन ले चुके हैं तो हमारा स्टेप 2 कंप्लीट है। थर्ड स्टेप क्या होता है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा Z। तो डेल्टा x से करते थे क्योंकि वहाँ पे x इंडिपेंडेंट हुआ करता था, अब डेल्टा Z से करें क्योंकि यहाँ Z इंडिपेंडेंट है।
तो डेल्टा z ओवर ए जेड माइनस बी पावर माइनस 7, और ये हमने कर लिया डेल्टा z से इसको डिवाइड। तो ब्रैकेट में क्या बचा, -7a ओवर ए जेड माइनस बी, फिर आ गया जी 28 ए स्क्वायर डेल्टा z ओवर ए जेड माइनस बी। फिर ये प्रोसेस उसी तरह से अप टू इन्फिनिटी है। डेल्टा z कैंसिल हो गया, कैंसिल होना इस बात की गारंटी है कि स्टेप 3 भी आपका कंप्लीट है। नाउ जो लास्ट स्टेप है वो है लिमिट अप्लाई करना। अप्लाइंग लिमिट कौन सी अप्लाई करनी थी आपने, डेल्टा x होता था, लेकिन चूंकि यहाँ z इंडिपेंडेंट है तो डेल्टा z टेंस टू 0। लिमिट अप्लाई करेंगे, देखें लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, लिमिट डेल्टा z टेंस टू या अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा z, इधर आएगा लिमिट आप देखें ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ था, ए जेड माइनस बी पावर माइनस 7। तो अप्लाई की लिमिट आपने देखें, अब ये बनता है -7a, यहाँ आएगा ए जेड माइनस बी, 28 ए स्क्वायर डेल्टा z और डिवाइडेड बाय हो जाएगा ए जेड माइनस बी। ये प्रोसेस अप टू इन्फिनिटी है। अब देखें जब लिमिट पुट करेंगे तो डेल्टा y बाय डेल्टा z, ये आप जानते हैं कि डेल्टा d में कन्वर्ट हो जाता है, चूँकि चेंज अलॉन्ग द कर्व चेंज अलॉन्ग द लाइन बन जाती है। तो ये मैं अरेज करता हूँ यहाँ से अब, ताकि आप लिख सकें इसको। देखें लेफ़्ट साइड पे क्या बन जाएगा, लिमिट अप्लाई करने से डेल्टा y बाय डेल्टा z बन जाएगा dy बाय dz, और राइट पे क्या हो जाना है, देखें ये टर्म डेल्टा z कंटेन करी, इससे आगे जितनी टर्म यहाँ तो पावर 1 है डेल्टा की ना, आगे पैटर्न समझ आता है हमें कि पावर 1 फिर 2 फिर 3 फिर अप टू इन्फिनिटी है। इससे ऑनवर्ड हर टर्म के अंदर डेल्टा z लिखा है वो सारी ज़ीरो हो जाएंगी, सिर्फ एक टर्म ब्रैकेट के बाहर और एक ब्रैकेट के अंदर बचेगी आपके पास। तो मैं लिखता हूँ जी, ब्रैकेट के बाहर जो बचेगी वो क्या है आपके पास, ए जेड माइनस, बाहर आपके पास इधर बच गया डेल्टा वाई बाई डी वाई बाई डी जेड, और इधर आपके पास जो टर्म बच रही है ब्रैकेट के बाहर ए जेड माइनस बी है, ए इंटू जेड माइनस बी पार क्या है आपके पास जी -7, और ब्रैकेट के अंदर जो है वो है -7a ओवर ए जेड माइनस बी प्लस इसके बाद 0, क्योंकि टर्म्स इन्वॉल्विंग डेल्टा z वो सारी ज़ीरो हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि दो ही टर्म्स बची हैं, इसको आप सिंप्लीफाई करें। ये मैं रेज करता हूँ, अगर आप इसको लिख चुके हैं, ये सारा रूटीन का काम था। तो ये बन गया आपके पास, इस डेल्टा ए जेड माइनस बी पावर -7 है, यहाँ पावर 1 है, उसको नीचे ले आए, ऊपर आपके पास -7a बच गया, और नीचे आपके पास आ जाएगा देखें ए जेड माइनस बी, ये वाला 1 और ये -7 नीचे आके प्लस होगा, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया -7a ओवर ए जेड माइनस बी पावर 8। दैट इज़ दी फाइनल आंसर। मैंने चूँकि इसको एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन है और इसके 5 पार्ट्स हैं और 2 कैटेगरीज हैं, एक नेचुरल पावर और एक नॉन नेचुरल पावर। तो मैंने एक आपको करवाया नेचुरल वाला और एक करवाया नॉन नेचुरल वाला। रूटीन स्टेप्स हैं, यही काम 2.1 में करते आए हम, यही 2.2 में कर रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले कहा था चैप्टर के स्टार्ट में कि इनिशियली चैप्टर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जो आप क्वेश्चन करेंगे 2.12 के तो आपको लगेगा कि ये आसान सा काम है, एक ही तरह का काम बार बार कर रहे हैं हम। उम्मीद है ये अगर आप एक 2 पार्ट्स भी खुद कर लें 2.1 के 2.2 के, तो ये दोनों एक्सरसाइज आपकी बहुत आसानी के साथ कम वक्त में रिवाइज हो सकती हैं। तो चैप्टर 2 हमारा डिफरेंशिएशन का स्टार्ट था, और अब आप थोड़ा सा मैं आपको जो आने वाली अगली एक्सरसाइजेज़ हैं 2.3 से लेकर 2.10 तक उनका ज़रा बैकग्राउंड समझाता हूँ थोड़ा सा। ये जो हमने मेथड लगाया था इसको हम कहते हैं बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या हम इसको एब इनिशियो मेथड कहते हैं।
इन तीनों जो मेथड्स का एक ही असल पर्पस था, वो था बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन जो मेथड है ये उस वक्त लगाएंगे हम जब हमें इसका कहा जाएगा। ये सबसे पुराना यानी क्लासिकल मेथड है, सबसे पहला मेथड था ये वाला। तो ये जो मेथड है ये सिर्फ एग्ज़ामिनर ने जिसने ये बुक बनाई है उसका पर्पज़ ये होता है कि आप लोगों को, स्टूडेंट्स को जो पुराना मेथड डेरिवेटिव का वो पहले सिखाया जाए कि सबसे पहले ये डेरिवेटिव का मेथड था, ओल्ड मेथड था। और इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, काफ़ी एक लंबे चौड़े प्रोसेस के बाद जाके हमें आंसर मिलता है। फिर जब एडवांसमेंट हुई थोड़ी सी तो फिर इस मेथड की बेस पे कुछ रूल्स बनाए गए, जिन रूल से ये सारा काम हमारा जो तकरीबन हमारा एक पूरे पेज पे सॉल्व होता है क्वेश्चन, 8 से 10 स्टेप्स होते हैं, ये सारा काम सिर्फ 2 स्टेप्स में हो जाता है हमारा, अगर हम वो एडवांस रूल पढ़ लें तो इनकी बेस पे मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने फिर रूल्स बनाए, जिनका नाम, जिनको हम आगे चल के पढ़ेंगे, पावर, जिनमें रूल्स जो हैं वो कहलाते हैं रूल्स ऑफ डिफ्रेंसीशन। और 3 बेसिक रूल्स हमने पढ़ने जो 2.3 में यूज़ होंगे, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल। तो मैं आपको थोड़ा सा एक व्यू देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं 2.3 स्टार्ट कराऊंगा और उसमें मैं रूल्स को पहले समझाऊंगा, लेकिन चूँकि ये एक्सरसाइज आपकी एंड हुई है तो थोड़ा सा आप लोगों को ये समझाना ज़रूरी है कि डेरिवेटिव किस तरह वर्क करता है, ताकि आप आने वाला जो काम है उसकी आपकी थोड़ी सी बेस बन जाए। तो अभी आप लोगों ने देखा है, जैसे मैं आपको 2.1 की एग्जांपल देता हूँ। 2.1 के अंदर आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि जिसमें हमने y रखा हुआ था x पावर n, इसमें n नेचुरल भी देखा और नॉन नेचुरल भी देखा हमने। तो y अगर x पावर n था तो आपने याद होगा जब इसका डेरिवेटिव फाइंड किया था dy/dx, ये सारा प्रोसेस लगाने के बाद ये था 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 11 पार्ट थी, मैंने खुद आपको करवाया भी था। इसमें साथ लिखा हुआ था कि n बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर था। तो मैं कह रहा हूँ नेचुरल हो या नेचुरल ना हो, दोनों केसेस के अंदर मैं इसलिए इसको रेज कर दूँ। आपका जो आंसर है वो क्या आया था, पावर शुरू में आ गई थी और एक पावर कम, ये एंड रिजल्ट बना था आपका। अब जब हर बार हम क्वेश्चन करते हैं पावर वाला, जिसमें कोई भी पावर हो, रैशनल, नेचुरल हो या नॉन नेचुरल हो, यानी रैशनल पावर कोई भी आ जाए ना आपके पास, तो आप हर बार यही देखेंगे कि आपका इसी तरह का आंसर आएगा, यानी पावर शुरू में आके एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। आप लोगों ने ये वाला पार्ट भी किया होगा जिसमें पावर 3/2 थी, फिर एक में पावर 5/2 भी थी। जब आपने ये वाला पार्ट किया था y का, तो जब आपका डेरिवेटिव आया होगा वो ये था कि पावर शुरू में आ गई थी और एक पावर क्या हो गई थी, कम। 3/2 में से 1 निकालें तो 1/2 बच जाता है। फिर आपने 5/2 वाला भी किया हुआ है पार्ट, फिर आपने एक पार्ट किया था -100 वाला, ये सबसे आखिरी या आई थिंक 14th पार्ट था शायद, 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का। तो उसमें अगर आप इसी लॉजिक को यूज़ करें तो सारा प्रोसेस करने के बाद आपका ये आंसर आया था, -100 शुरू में आ गया था और एक पावर कम हुई थी तो -100 -1 यानी -101 बन गया था, जिसको आपने बाद में नीचे करके अगर पॉजिटिव करके लिखा होगा तो यूँ लिखा था, यूँ। तो आपने ऑब्ज़र्व किया है कि हमेशा जो डेरिवेटिव आता है हमारा किसी भी ऐसे फंक्शन का जिसके ऊपर पावर लिखी हो, कि पावर शुरू में आ जाती है और एक पावर क्या हो जाती है, कम। तो जब साइंटिस्ट ने बार बार ये बात ऑब्ज़र्व की तो फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना इसको रूल बना दिया जाए। तो फिर इसको रूल बनाया गया और रूल का नाम रखा गया पावर रूल ऑफ डिफ्रेंसीशन। और फिर जब हम 2.3 में कहीं देखेंगे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो 2.3 में हमें नहीं कहा जाएगा कि आपने बाय डेफिनेशन करना है, वहाँ सिर्फ लिखा होगा फाइंड dy/dx। तो जहाँ बाय डेफिनेशन का ना कहा जाए वहाँ मेथड अप्लाई नहीं करना ये वाला आपने। तो 2.3 और 2.4 के किसी क्वेश्चन में आपने बाय डेफिनेशन अप्लाई नहीं करना, वहाँ हमेशा क्या होगा, जो रूल्स पढ़ेंगे वो रूल्स अप्लाई होंगे और ये सारा काम 2 स्टेप में हो जाया करेगा आपका। तो अब अगर मुझे कोई क्वेश्चन 2.3 में मिलेगा इस तरह का और मुझे कहा जाएगा कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, तो मैं क्या करूँगा, पावर शुरू में लिखूँगा और एक पावर क्या कर दूँगा, कम, और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। 3 रूल्स आपको पढ़ाऊँगा और 2.3 और 4 इंशाल्लाह उसके बाद हम करेंगे। फिर जो काम 2.3 में हम पढ़ेंगे, ये आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि 2.3 का लेक्चर ख़ास तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के लिए। ये 36 है, लेक्चर नंबर 37 जो होगा चैप्टर 2 की असल जो बेस है वो लेक्चर नंबर 37 होगा हमारा, जिसमें हम 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोगों को 2.3 क्लियर हो गई वो ये याद रखें कि पूरा जो चैप्टर बच गया है 2.3 से 2.10 तक, वो सारे का सारा 2.3 के ऊपर बेस करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको टाइमली देखना आप लोगों ने, टाइमली देख के यूट्यूब पे फिर उसको जूम वाली क्लास में डिस्कस भी करना आपने मेरे साथ। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम 2.3 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 37 होगा हमारा वो वाला।
आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।